पटल पर रख रहा हूँ। राज्य में आयात निर्यात की सुविधा एवं व्यापार संवर्धन हेतु राजशिकों के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी। जयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बीकानेर व पचमढ़ी बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु रिक्को औद्योगिक क्षेत्रों में MSME यूनिट्स को सुविधा देने की दृष्टि से 200 करोड़ रुपए की लागत से को वर्किंग स्पेस एवं वर्कशॉप का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उद्यमियों की सुविधा हेतु राजशिकों द्वारा जयपुर 125 करोड़ की लागत से आधुनिक आधारभूत सुविधा युक्त विश्वकर्मा MSME टावर विकसित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में श्रमिकों की आवास की सुविधा के लिए पहल करते हुए ट्रांजिट हाउसिंग स्कीम लाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में हस्तशिल्प, हस्तकरघा, खादी, दस्तकारी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू करते हुए आगामी वर्ष में दौसा व टोंक में चमड़े के उत्पाद, चूरू व बीकानेर में बंदेज तथा बाड़मेर में कृषि कार्य के क्लस्टर सहित अन्य चयनित क्लस्टर में 25 करोड़ रुपये व्यय कर आधारभूत संरचना क्षमता विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। साथ ही ब्लू पोल्ट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अलवर, पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में खादी का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ खादी संस्थाओं प्रोत्साहित करने के लिए हमारे द्वारा खादी पर 50% की छूट दी जाती रही है। आगामी वर्ष भी 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक 50% छूट जाना प्रस्तावित है। साथ ही 50 खादी संस्थाओं समितियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कतिनों एवं बुनकरों को दे प्रोत्साहन राशि को दुगुना किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क व नागरिक सुरक्षाएं आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे द्वारा इस कार्यकाल में 24,405 करोड़ रुपए का व्यय कर 8,987 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण, 1,068 किलोमीटर लंबाई की में राष्ट्रीय राजमार्गों व 6,448 किलोमीटर लंबाई में राज्य राजमार्गों का विकास, 37,286 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों सहित कुल 53,790 किलोमीटर सड़कों के विकास कार्य करवाए गए हैं। वर्ष 21-22-23 के बजट में प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़क मार्गों के विकास कार्य स्वीकृत किए गए थे। आगामी वर्ष में प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण शक्तिगत सड़कों सहित अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण। आगामी वर्ष प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण शक्तिगत सड़कों सहित अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण, रिपेयर, उन्नयन कार्यों के साथ साथ पुल निर्माण कार्य हेतु लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से कराने का प्रयास करता हूँ। और ये पूरी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। मैं अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण और उन्नयन कार्यों का विवरण भी इसी प्रकार सदन के पटल पर रख रहा हूँ। मैं पुल निर्माण के कार्यों का विवरण भी सदन के पटल पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु 21-22 और 22-23 के बजट में मैंने क्रम से 5 करोड़ रुपए एवं 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। मैं आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगामी वर्ष भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल मिचिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराए जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 2,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से नगर पालिका 20, नगर परिषद 35 किलोमीटर तथा नगर निगम 50 किलोमीटर सड़क के कार्य कराने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 1,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हमारे तरफ प्रदेश के छोटे छोटे गांवों को सड़क जोड़ने की सोच के साथ 19-20 में की गई बजट घोषणा के अंतर्गत 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क जोड़ने के कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसकी निरंतरता में वर्ष 11 की जनगणना के आधार पर 350 से अधिक की आबादी के शेष रहे सभी 526 गाँवों को लगभग
710 करोड़ की लागत से तदारीवर मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले शेष रहे सभी 456 गांवों को 625 करोड़ की लागत से डामर सड़कों में जोड़ा जाएगा। माननीय विधायकगण द्वारा वर्ष 11 के बाद घोषित राजस्व गांवों को जोड़ने की मांग भी की जाती रही है। ऐसे 500 से अधिक आबादी के 123 राजस्व गांवों को लगभग 170 करोड़ की लागत से डामर सड़कों में जोड़ा जाना प्रस्तावित कर रहा हूँ। प्रदेश में 4000 किलोमीटर के राजमार्ग जो 2 लाइन नहीं है, उनमें से प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर लाइन लंबाई के राजमार्गों को 1200 करोड़ की लागत से 2 लेन किए जाने की घोषणा मैंने पिछले बजट में की थी, जिसका कार्य प्रगतिशील है। इसी में निरंतरता में आगामी वर्ष द्वितीय चरण में 1000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को 2 लेन किए जाने के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 1250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गत 2 मानसून प्रदेश में अच्छी वर्षा ले रहे हैं। इससे जहाँ एक और अच्छी खेती हुई है, खुशहाली आई है, वहीं दूसरी ओर सड़कों का अत्यधिक नुकसान हुआ है। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी कई स्थानों पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को ठीक नहीं किया जाता है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती है। ऐसी स्थिति बहुत बार विभिन्न अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हुए भी देखी जाती है। भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आए, इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा रोड रेस्टोरेशन का कार्य संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के स्थान पर PW के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों को कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क एंड कॉस्ट के साथ ही वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के रिपेयर के कार्य लगभग 1250 करोड़ रुपये कराया जाना प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के से ग्रामीण क्षेत्र में अभूतपूर्व रोजगार सृजन के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इस सफल यात्रा के क्रम को बढ़ाते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक गांव के गहन आबादी क्षेत्र में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग ब्लॉक टाइल सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 6000 गाँवों को सम्मिलित किया जाएगा। इस पर 2000 करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश में विद्युत दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि में रोडवेज RSRTC की बेड़े में रोडवेज बेड़ों में 1000 नई बसें सर्विस मॉडल पर शामिल करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही प्राइवेट बसों के माध्यम से अधिकाधिक सुविधा मिल सके, इस हेतु 2500 नए रूट्स के परमिट दिए जाएंगे। आज शहरी क्षेत्रों में आमजन को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ सड़कों पर छोटे वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने हेतु बसों मिनी बसों के माध्यम से लोक परिवहन व्यवस्था अति आवश्यक है। इस दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा सहित अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मर्ज करते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाने के साथ ही 500 नई बसें मिनी बसें सर्विस मॉडल पर लिए जाने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। साथ ही शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से 250 फास्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने प्रस्तावित है। लोहार जोधपुर में केंद्रीय बस स्टैंड तथा अराई किशनगढ़, अजमेर में व घूमचक्कर चौराहा, डूंगरगढ़ में बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड बनाए जाएंगे। साथ ही साधुसर श्री गंगानगर में बस डिपो खोला जाएगा। प्रदेश के शहरों में आमजन के लिए सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव कम करने, सुनियोजित सौंदर्यीकरण एवं सीवरेज लगभग 1800 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। हमने शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निस्तारण के लिए CETP, STP, FSTP स्थापित करने का कार्य बड़े स्तर पर किया। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी समुचित सुविधाएं देने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले लगभग 25 गाँवों में शैलो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शेष 75 गाँवों में FSTP लगाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 650 करोड़ रुपये व्यय होंगे। हम शहरी विकास के नए आयाम तक ले जाने और शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु 3D CT परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर शहरों के लिए भी GIS आधारित 3D CT परियोजना की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास हेतु
कार्य हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली राशि को 25-25 करोड़ से बढ़ाकर 40-40 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है। राज्य में पेयजल, राज्य में जल उपलब्धता की विषम स्थिति एवं दूर दूर बसी आबादी के कारण परियोजनाओं की लागत, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी अत्यधिक है। फिर प्रदेश के लिए जल उपलब्धता के महत्व को देखते हुए हमने जल जीवन मिशन के कार्यों को तीव्र गति से इम्प्लीमेंट किया है। योजना अंतर्गत प्रत्येक घर में जल पहुंचाने की दिशा में आज दिनांक तक 32,50,000 से अधिक घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख घरों में और दे दिए जाएंगे। इसी क्रम में आगामी वर्ष 47,50,000 घरों में जल कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, जरा सभी को विदित है भूजल स्रोतों की तुलना में सतही स्रोत कहीं अधिक दीर्घकालीन विस्तायी होते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक भाग को सतही स्रोतों से जल आपूर्ति हो सके। अतः प्रदेश में 3,133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से सस्टेन वाटर सप्लाई उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं लगभग 11,255 करोड़ रुपए की लागत से 3 वृहद पेयजल योजना की घोषणा करता हूँ, जो इस प्रकार है। चंबल नदी आधारित काली तीर परियोजना, बाड़ी, बछेड़ी, धौलपुर, बयाना, भरतपुर 822 करोड़। चंबल अलवर भरतपुर पेयजल परियोजना, अलवर भरतपुर 5,776 करोड़। चंबल सवाई माधोपुर नादोदी परियोजना, सवाई माधोपुर करौली 4,657 करोड़। इसी क्रम में प्रदेश के 13 जिलों में यथा अजमेर, अलवर, बारा, कोटा, बूंदी, माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक के लिए पूरी राजस्थान नहर परियोजना ARCP जीवनदायिनी साबित होगी। इसलिए हम अपने वित्तीय साधनों से ARCP का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। अभी तक 1,284 करोड़ रुपये व्यय कर नवनेरा बैराज इस तक कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष ARCP कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, इन उल्लिखित सतही जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत प्रदेश में 38,668 गाँव अर्थात लगभग 90% ग्रामीण भूभाग को सतही जल स्रोत से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत SC/ST बाहुल्य GDP ब्लॉकों के गांवों में इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत का 5% से गाँव 10% सामुदायिक योगदान का प्रावधान है। हमारे प्रदेश की ढाणियों में बसावट में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को होने से योजना की लागत अधिक बढ़ जाती है, जिससे सामुदायिक योगदान की राशि का ग्रामीण परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। अतः आम जन को राहत देने के उद्देश्य से ग्रामवासियों द्वारा देय सामुदायिक योगदान की राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 1,500 करोड़ रुपए का भार आएगा। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 143 शहरों कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण यथा नवीन स्रोत, पंप हाउस एवं जलाशयों के निर्माण, पाइपलाइनों को बदलने तथा नई पाइपलाइन डालने संबंधी 5,122 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इसके तहत 33 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन से 1,43 लाख आबादी को पर्याप्त मात्रा में उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 980 करोड़ की लागत के कार्य करवाए जाएंगे, जिसकी सूची में सत्र के पटल पर रख रहा हूँ। मैं उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मैं उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु देवार 3 और 4 बांधों का 1,691 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराने की घोषणा करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुन लिया मैं बाबू बोलूँ तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इसके लिए आप ताली बजाओगे। इतना बड़ा काम आपके 1,691 करोड़ की लागत से देवा 3rd और 4th स्वीकृत आपके शहर में हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में हाई राइज बिल्डिंग की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, किंतु वर्तमान में ऐसी बिल्डिंग वाटर सप्लाई के लिए भूजल पर निर्भर है
तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इन्हें जल उपयोग कराए जाने का प्रावधान नहीं है। इससे न सिर्फ इनमें निवास करने वाले प्रदेशवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि भूजल का अत्यधिक दोहन भी होता है। अतः मैं ऐसे अपार्टमेंट में निवास करने वाले परिवारों की सुविधा के लिए इन भवनों को भी पीएचडी की योजनाओं से जल उपलब्ध कराना अनुमति करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा वर्तमान परिदृश्य में किसी प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मुझे सदन को ये अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे इस कार्यकाल की शुरुआत में सरकार की उत्पादन कंपनी विद्युत क्षमता जो 6,600 मेगावाट थी से बढ़ाकर आज 8,600 मेगावाट किया जा चुका है। साथ ही आज हमारा राज्य रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 21,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित कर देश में पहले स्थान पर आ गया है। इसमें से लगभग 14,000 मेगावाट क्षमता हमारे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कमीशन हुई है। जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान देश विदेश से कोयला आपूर्ति में समय समय पर समस्या आती रहती है। अतः प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लिग्नाइट के भंडार को देखते हुए बाड़मेर में मैं 1,100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट 7,700 करोड़ की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग व क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों की रोकथाम में तो असमर्थ विश्व नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के पर कैपिटा कार्बन एमिशंस विकसित देशों के मुकाबले नगण्य है, परंतु हमारा प्रदेश अपनी अपार सौर एवं पवन ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए पूरे देश के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की धुरी बन गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट और लगाए जाएंगे। रिन्यूएबल बेस्ड सप्लाई के साथ साथ एफिशिएंट बिजली प्रबंधन के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क, एनर्जी अकाउंटिंग एवं डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने का आवश्यकता। इस दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के केवी सब स्टेशन, विद्युत सर्किल, विद्युत कार्यालय बनाए जाना प्रस्तावित है। 132 केवी, 33 केवी, जीएसएस, विभिन्न विद्युत कार्यालय की पूरी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के साथ साथ पांचों विद्युत कंपनियों के आईटी संबंधी कार्यों के लिए विद्युत आईटी कंपनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बिजली उत्पादन एवं मांग के सटीक पूर्वानुमान के लिए एडवांस डाटा एनालिटिक्स आधारित इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एवं कमांड सेंटर, इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से एनर्जी एक्सचेंज से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य पर बिजली खरीदी जा सके। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वन व पर्यावरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीबिल्डिंग वाइल्डिंग मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगामी वर्ष 80,000 हेक्टेयर वन भूमि का संरक्षण किया जाएगा। वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बाघों टाइगर्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए टाइगर रिजर्व यथा रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रामगढ़ भिजदारी, बूंदी मुकुंदरा हिल्स, कोटा, धौलपुर, सरिस्का, अलवर आसपास क्षेत्रों जैसे बीट, दौलतपुरा, रुद्रसापुर में कार्य कराए जाएंगे। लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए खेतड़ी, बादशाल, मंत्रा माता, सांकंबरी, झुंझुनू, जैसमंद, केवड़ा की नाल, उदयपुर, शाहबाद, बारा, बीट पापड़, जयपुर, बालीसर, कुंभलगढ़, रावली, टाटगढ़, राजसमंद में कार्य कराए जाएंगे। पालीघाट, सवाई माधोपुर में घड़ियालों, खींचन, जोधपुर में कुर्जा, राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण संबंधी कार्य कराए जाएंगे। ग्रास लैंड एंड वेटलैंड डेवलपमेंट हेतु 50 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्यों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध सांबर झील का विकास भी किया जाएगा। प्रदेश में हरियाली एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्य जीव संबंधी गतिविधियों में दीर्घकालीन निवेश हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत अलवर, बारा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में वृक्षारोपण, अरण्य विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्धन गतिविधियां से अन्य कार्य लगभग 1,694 करोड़ रुपये की लागत कराए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका
की सूची सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण कार्यों को प्रभावी बनाए जाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की जाएगी। आगामी वर्ष इसके लिए जमरावगढ़ जयपुर में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें रिसाइकल्ड वेस्ट को दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। CETP प्लांट की स्थापना उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सहायता की राशि को 50 करोड़ बढ़ाकर के 75 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। समस्त संभागीय मुख्यालयों के साथ साथ अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन, कला और संस्कृति, हमारे द्वारा राज्य में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र में स्थायी लोगों को हेतु रोजगार सृजित कर पर्यटन को उनकी आजीविका से जोड़ने एवं अधिकाधिक देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग सहित विभिन्न कार्यों हेतु पर्यटन विकास कोष गठन किया था। साथ ही मेरे द्वारा पिछले बजट में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पर्यटन को उद्योग रूप से पूर्ण मान्यता दी गई थी, जिसका पर्यटन इकाइयों, होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और युवाओं ने स्वागत किया। राज्य में पर्यटन को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए अब मैं पर्यटन विकास कोष की राशि को 1000 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन, वेडिंग, अन्य आयोजन के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर शहर अग्नि पसंद है। इसके दृष्टिगत इन शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन एग्जीबिशन के लिए मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन सेंटर, माइक स्थापित किए जाएंगे। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य में गोल्फ टूरिज्म की व्यापक संभावना को देखते हुए माउंट आबू, शिरोई, जोधपुर, उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 176 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश में पैनोरमा निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधाएं 140 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, लेखकों और साहित्य प्रेमियों द्वारा साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना पुनः प्रस्तावित करता हूँ। इस फेस्टिवल में प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देवता इत्यादि के नाम से साहित्य पुरस्कार प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर्स, कलाकर्मियों, शिल्पियों, कलाकारों, बाल कलाकारों, रंग कर्मियों के लिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जयपुर कला संगम का बाइनियल इवेंट के रूप में आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवसीय राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं कि 50 शिक्षण संस्थाओं में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूँ। लोक कलाकारों को 5000 रुपये की राशि के उनके कला से संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने हेतु एक बार ये सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों के किराए में छूट जो 30% बढ़ाकर मैं 50% करने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के विभिन्न मेलों यथा कैला देवी, करौली, झील का बाड़ा, भरतपुर, श्री रामदेवरा, जैसलमेर, दरगाह उर्स और पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम जी सीकर, शाला से बालाजी चूरू, गोगाबड़ी, हनुमानगढ़, बेनेसर धाम, डूंगरपुर, रणथंबोर, गणेश जी सवाई माधोपुर, डी कल्याणी, टोंक, बरसई, पांडुपुर, अलवर, बुढ़ा जोड़, गुरुद्वारा श्री गंगानगर एंड फागुन मुकाम बीकानेर तो ये छूट मिल सकेगी। प्रदेश में मेलों के महत्व को देखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने मेला प्राधिकरण का गठन किया। इसके सुदृढ़ीकरण के साथ साथ विभिन्न मेला स्थलों पर सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 20,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस योजना के प्रति परिजनों के अपार उत्साह दिखाया है तथा अभी लगभग 1 लाख प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। मैं आगामी 2 वर्षों में इन सभी परिजनों को तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही इस योजना में नए तीर्थ स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश, समेत शिखर दी बैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग झारखंड, त्रिपुकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र, स्वर्णबीर गोला कर्नाटक भी शामिल किया जाने की घोषणा करता हूँ। कानून व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के परिप्रेक्ष्य में देश के साथ साथ प्रदेश में भी शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के माहौल को बनाए रखना की सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स वैनिश एंड आर रिड्यूस्ड टू एशेस, अर्थात शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाएंगे। शांति के बिना हमारे तमाम सपने चिमटकर खाक हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा कोर्ट के मैसेज देता है, शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाएंगे। राजस्थान सदा से एक शांति प्रिय प्रदेश रहा है, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के कर्णधार बच्चों व युवाओं को संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित मूल्यों से अवगत कराकर उनके व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस क्रम में मैं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2,500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें 25 करोड़ खर्च होगा। प्रदेश में गांधीवादी विचारधारा के साथ ही शांति एवं भाईचारे के संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से हमने शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना की है। संभवतः राजस्थान ऐसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में संपूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव के संदेश घर घर तक पहुँचाने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने से सहायता के लिए प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड 50,000 स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित है। इन सेवा प्रेरकों के द्वारा ही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं सुविधा केंद्रों का संचालन भी किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न शांति सद्भावना की भावना के प्रसार प्रसार के साथ साथ समाज कंटकों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने हेतु उठाए गए प्रोएक्टिव कदमों के फलस्वरूप आज 156(3) CRPC के अंतर्गत न्यायालयों के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों के साथ ही विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाले समय औसत समय में भी अत्यधिक कमी आई है। प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना होने पर डायल 100 और 112 वावे कमांड सेंटर के माध्यम से त्वरित कार्य की जा रही है। इस प्रणाली को बेहतर करने के लिए 30,000 CCTV कैमरे लगाने का कार्य प्रगतिरत है तथा 500 पुलिस मोबाइल वैन शीघ्र ही डिप्लॉय की जा रही है। इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट और गठित करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के कोने कोने में आमजन विशेषकर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, इस हेतु CCTV कैमरों की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 5 लाख तक की जाएगी। साथ ही उप अधीक्षक स्तर पर एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अभय कमांड सेंटर के तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए प्रदेश के कमांड सेंटर की कॉल टेकिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कुल सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। इसे तो 125 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने, पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ साथ आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय, थाने, चौकियाँ, न्यायालय खोले जाएंगे, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु आवश्यकता अनुसार कारागृहों में 80 बंदी
क्षमता की 5 नवीन बैरक बनाई जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला कारागारों में पुस्तकालयों की इंस्टॉलमेंट की जाएगी। बच्चों की देखभाल हेतु प्रथम चरण में केंद्रीय कारागार जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और विशिष्ट केंद्रीय कारागार छैलावास दौसा में क्रेंच की स्थापना की जाएगी। राज्य के कारागारों में सुविधा विस्तार हेतु 6 मिनी बस व 10 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता के रूप में प्रदान करना मैं प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल श्री कोफी अन्नान ने कहा है, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट। अर्थात सुशासन संबद्ध गरीबी उन्मूलन एवं विकास प्रोत्साहन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। हमारी सरकार के पारदर्शिता, जवाबदेहिता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ राज्य में सुशासन स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया है। हमारी सदैव कोशिश रहेगी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ बेनिफिट की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के एफिशिएंट टाइम शुरू हो सके। जैसा कि विदित है, भारत को 21वीं सदी में ले जाते हुए IT क्रांति लाने का श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने कहा था, रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन इज टेस्टेड मोस्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। अर्थात एक संवेदनशील प्रशासन की परख सबसे अधिक प्रशासन और आमजन के मध्य संपर्क बिंदु पर होती है। इस संपर्क बिंदु अर्थात सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक हैरेसमेंट से मुक्त कर समयबद्ध रूप से सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 21-22 के बजट में हमने डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूवल प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए खुशी है कि हम इस प्रणालियों को प्रभावी कर, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, निर्माण, श्रमिक शिक्षा, कौशल विकास तथा प्रसूति सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत आम जन को हैसल फ्री सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल शीघ्र विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज पायनियर के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में संबद्ध पहली बार पात्र व्यक्ति परिवारों को बिना आवेदन किए ही घर बैठे ऑटो बेनिफिट व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः लागू किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं स्वतः उपलब्ध हो जाएगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः ही जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना, NFSA पात्रता व आयु के आधार पर स्वतः ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शाला धर्म के आधार पर छात्रवृत्ति पालना स्वतः ही उपलब्ध हो जाना होगा। IT के बढ़ते उपयोग से सुशासन को स्थापित हुआ ही है, लेकिन साथ ही साइबर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी संबंधी चुनौतियां भी सामने आई है। इनके प्रभावी निस्तारण के लिए IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5% भाग साइबर सिक्योरिटी के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हमारा निर्णय देश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई-कूपन में भी किसी प्रकार के मैनिपुलेशन की रोकथाम के लिए इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा सुरक्षित संचालित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। जयपुर राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट और ई-गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आम जन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ करने के साथ साथ यही भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाए। हमने सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में विभागों, PSUs, बोर्ड, निगम कार्यालयों में भी प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हुए फाइल्स पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि नवीनतम तकनीक आधारित राजकाज 2.0 विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
सुशासन हेतु आवश्यक है कि हमारी नीति निर्धारण एविडेंस बेस्ड हो। सुशासन के लिए आवश्यक है हमारा नीति निर्माण एविडेंस बेस्ड हो, उसमें बिहेवियर साइंस का उपयोग किया जाए तथा सरकारी योजनाओं का कंकरेंट इवैल्यूएशन हो ताकि योजना के क्रियान्वयन में रियल टाइम में सुधार लाया जा सके। इसके लिए इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक सिस्टम परम विकसित किया जाएगा। साथ ही समस्त डाटा के स्टोरेज हेतु सेंट्रलाइज डाटा लेक बनाया जाएगा। इस पर पीछे करोड़ रुपये व्यय होंगे। शहरी नियोजन, फॉरेस्ट सर्विलियंस, आपदा प्रबंधन, कृषि पर्यटन, खान और भू विज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 ड्रोन में पायलट उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है। युवाओं को ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि एडवांस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर्ट कैड के कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। इनके उपयोग एवं लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर भी आर्ट कैड केंद्र खोले जाएंगे। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की दुरुस्त कोने से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। इस कारण आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में मुझे मान्य सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ साथ गुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नए जिलों के लिए अभिशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के और विस्तार हेतु विभिन्न कार्यालय यथा उप तहसील, तहसील, उपखंड, नगर पालिका आदि खोले व क्रमबद्ध किए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। सार्वजनिक कार्यक्रमों आयोजन हेतु सूरपुरा, उदयपुर वाटी, झुंझुनू एवं किशन पॉल जयपुर में सामुदायिक भवन बनाए जाना प्रस्तावित है। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों हेतु सीकर में सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण, जोधपुर में 75 करोड़ रुपए की लागत से मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक व म्यूजियम निर्मित किया जाएगा। साथ ही देवगढ़ भीम राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्य खोला जाएगा। कार्मिक कल्याण हमारी सरकार सुशासन में हमारी कार्मिकों की भूमिका और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। इसी कारण मैंने पुणे पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय किया। अभी भी कुछ बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को ओपीएस का लाभ नहीं दे है। अब मैं प्रदेश की इन सभी सरकारी संस्थाओं यथा विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, रिको, आरटीडीसी, आरएसएमएल, विश्वविद्यालय एवं अकादमियों आदि में भी ओपी लागू करने की घोषणा करता हूँ। 1 लाख अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे इससे। 1 लाख। अध्यक्ष महोदय, शादी कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान अहर्क सेवा क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ। हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो माननीय विधायकगणों को भी और रिटायर्ड एक्स एमएलए को भी शामिल है, देश की सर्वाधिक सुविधा वाली कार्मिक चिकित्सा योजना है। इसके अंतर्गत पेंशनर को देश सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से ओपीडी हेतु
निर्धारित 20,000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये कराना प्रस्तावित है। सरकारी सेवा में पद रिक्त रहने से आम जनता के कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए सीधी भर्ती में पदोन्नति के समस्त पदों को बढ़ने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास है। इसी क्रम में पदोन्नति के समस्त पदों को बढ़ने के लिए पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अवधि तथा निचले पद पर अनुभव पूर्ण करने की अवधि को 2 वर्ष छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। कार्मिकों के एक ही पद पर स्टैग्नेशन की समस्या को देखते हुए प्रदेश में 25 जनवरी 92 से सिलेक्शन ग्रेड समयबद्ध रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 9, 18, 27 वर्षों पर प्रमोशनल पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग की अभिशंसा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ACP एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को संशोधित कर लागू किया, जिसके अंतर्गत 10, 20, 30 वर्षों पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से 6 पे कमीशन को लागू करते समय सिलेक्शन स्केल के स्थान पर ACP की व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9, 18, 27 तथा स्टेट सर्विसेज को 10, 20, 30 वर्षों पर एक हायर स्केल पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से ACP में परिवर्तन से कार्मिकों के लाभ में कमी आई तथा कई कार्मिक द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति के समकक्ष वेतनमान तक अपने सेवा काल के अंत तक भी नहीं पहुंच पाते। कार्मिकों की समस्या एवं लंबे समय चली आ रही उनकी मांग को देखते हुए अब मैं ACP में पुनः संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कार्मिकों को 1992 स्वीकृत की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर ACP के अंतर्गत 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा करता हूँ। कार्मिकों की पदोन्नति के समय वर्ष 17 में लाए गए संशोधन के कारण एक इंक्रीमेंट देते हुए निर्धारित पे सेल में, और यदि ऐसी सेल उपलब्ध न हो तो आगे की सेल में फिक्सिंग किया जाता है। ऐसे में सेम सेल होने की स्थिति में मात्र एक ही इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। अब मैं ऐसी स्थिति में भी आगे आने वाली सेल में फिक्सेशन करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का समुचित लाभ देने की दृष्टि से भविष्य में इंक्रीमेंट के 2 तिथियों 1 जनवरी व 1 जुलाई का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों अधिकारियों को वर्तमान में दे स्पेशल अलाउंस एवं स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति के अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। अब मैं अन्य सेवाओं से IAS में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने हेतु ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रक्षकों की तर्ज पर रक्षकों की तर्ज पर सहकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल समाप्त करते हुए रक्षकों की तर्ज पर सहकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन के करने की घोषणा करता हूँ। 1 जनवरी 21 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सहकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण वेतन प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय,
पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा आंगनवाड़ी वर्ग कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फराश आदि जो भी उचित संरक्षण देते हुए पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट की व्यवस्था करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल्स बनाए जाना प्रस्तावित करता हूँ। इन नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय भी ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा आंगनवाड़ी वर्कर्स कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेस्क्यू कर्मियों आदि के मानदेय 15% की वृद्धि की जाने प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ग 4 कर्मचारियों के संवर्ग को डाइंग कैडर घोषित करने के कारण इन्हें 1995 के पश्चात कोई पदोन्नति नहीं मिल पाई, तो जिस पद पर नियुक्त हुए थे उसी पद पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियों के हित में को देखते हुए इन्हें विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए इनकी पदोन्नति के पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूँ। इससे 1 लाख से अधिक सेवानिवृत्त सेवारत कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही कुछ अन्य नियमित संवर्गों को भी आइसोलेटेड पोस्ट होने के कारण पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते। अतः ऐसे संवर्गों हेतु भी प्रमोशनल पोस्ट का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। नगरीय निकायों, पंचायत संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों द्वारा जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन हेतु दिए जा रहे अमूल्य योगदान को दृष्टि रखते हुए इनके मानदेय भत्तों में भी 15% वृद्धि की घोषणा करता हूँ। आज के समय में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी महत्व तेजी से बढ़ा है। अधिकतर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स युवा वर्ग से हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने, सुविधाएं देने व अधिक स्वीकृत करने की दृष्टि से 150 करोड़ की लागत से मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी श्री राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास के नाम से जयपुर में JNV मीडिया सेंटर एंड हब बनाने की घोषणा करता हूँ। इस हब में DIPR का मुख्यालय स्थापित होने के साथ साथ में युवा जर्नलिस्ट को पात्रता के अनुसार निःशुल्क प्लग एंड प्ले को वर्किंग स्पेस की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही आगामी वर्ष समस्त अधिक स्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्तावित करता हूँ। हमारे द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से जहाँ आमजन के जीवन में खुशहाली व स्मृति आई है, वहीं दूसरी ओर इनकी अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। इस कारण मुझे माननीय विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से सड़कों, विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के कार्य तथा चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासनिक इकाइयों के संबंध में अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव जनहित में महत्वपूर्ण है, किंतु सभी का बजट में उल्लेख करना संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को आश्वस्त करना चाहूँगा, इन प्रस्तावित कार्यों का मैंने संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खुशहाली और चहुमुखी समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए मैं सदैव प्रयास रहता हूँ और रहूँगा। इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी ने की ये पंक्तियाँ मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से प्रदेश 23-24 का कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण दूरी है। 22-23 के लिए प्रस्तुत बजट के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रदेश का पहला कृषि बजट पेश किया गया था, जिसे आमजन, किसान भाइयों ने, पशुपालकों ने, दूध उत्पादकों ने अभूतपूर्व उन्होंने सराहना की थी। हमारी नीतियाँ कृषि के प्रति फोकस अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 17-18 से 21-22 की अवधि में